अच्छी ध्यान दिला दी। चलो शुरू करते हैं। कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशंस। ओके, लाइन चेंज, पैरा चेंज सारे कर रहे हैं वैसे, बैचमैन वाले कौन नहीं कर रहा? सूर्य बस नहीं कर रहा था, लेकिन चला गया है। आ गया, हाँ आ गया, अभी चला गया। गजब कॉन्फिडेंस बोल रहे हो। अच्छा, ये पहले था, अभी बीच में नहीं था, मैंने देखा। चलो कर, लाइन चेंज, पैरा चेंज। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम will go on decreasing. The energy of the system will go on decreasing with time. Go on decreasing with time. Full stop. Para change. The dissipative forces are active in the system. The dissipative forces are active in the system. Okay. एक सेकेंड। बोलो। ये ना दो कर्व्स बने हैं, एक कर्व ये ऊपर वाला ए और एक के अंदर वाला बी। ठीक है, दोनों डैम्प्ड है, लेकिन बी कर्व में ज्यादा डैम्पिंग हो रही है एज कंपैरिजन टू ए कर्व। ये समझाने के लिए दोनों कर्व्स बनाए। एक कर्व ए है, दूसरा बी है। The damping increases from curve A to C. The damping, sorry, B. The damping increases from curve A to curve B. Note,
इफ द नोट किसका मतलब बेटा? इसका मतलब देखो, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक, दोनों के दोनों डैम्प्ड ऑसिलेशन शो कर रहे। मैं कह रहा हूं कि जिस कर्व, ये जो बी वाला कर्व है, जिसका आप देख रहे हो कि पीक ज्यादा नहीं गई है, इसमें डैम्पिंग का इफेक्ट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ए कर्व्स। मतलब बिकॉज फिर वो मैथमेटिक्स आएगी, अपन को ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस बी बाई टी एम करके कुछ है, कार्य नॉर्मल याद है। कोई मतलब नहीं। हाँ, look, if the external energy is feeded to the, if the external energy, नोट के अंदर लिखना है, is feeded to the bent oscillatory system, to the damped oscillatory system, so that the amplitude becomes constant. Amplitude becomes constant, full stop. Such oscillations are called maintained oscillations. Maintained oscillations. नहीं, ना तो पहले क्रस्ट और पहले ट्रफ का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, ये भी अलग अलग होगा, ये कम होगा ये ज्यादा होगा, ठीक है। हर पीरियोडिक में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। हो सकता है थोड़ा माइनर डिक्रीमेंट हो, बट डिक्रीज होगा। ओके, एग्जाम्पल्स मेंटेन्ड के नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स डैम्प्ड के बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, द ऑसिलेशन ऑफ द bob of a simple pendulum in air, the oscillation of a bob of the simple pendulum in air Number 2, oscillations of stressed string in air string वायलिन का सितार, तन वायलिन का सितार नहीं, सितार का वायर, वायलिन का हो जाए। ओके, हेडिंग डालिए, फ्री कॉमा फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। Resonant, free, forced and resonant oscillations. हाँ, this is last.
फाइन। सो फ्री क्या, ओके भाई, फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस और रेजोनेंट ऑसिलेशंस। पहले फ्री समझते हैं, ठीक है। जितने भी ऑसिलेशंस के एग्जांपल्स अभी तक हमने देखे वो सब के सब कैसे हैं? फ्री। ठीक, यू टेक अ सिंपल पेंडुलम, ठीक, आप उसको हल्का सा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दो और छोड़ दो, इट विल फ्रीली ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी से? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। V0 is equals to 1 upon 2 pi root m upon k, या फिर m upon k upon है V0 नहीं, V में म्यू है, म्यू जीरो फ्रीक्वेंसी है, म्यू जीरो। म्यू जीरो इज इक्वल्स टू 1 upon 2 pi root k upon m, यही होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो जब नॉर्मली आप किसी चीज को हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ देते हैं एंड देन इट विल ऑसिलेट फ्रीली विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लाइक म्यू जीरो इज इक्वल्स टू 1 upon 2 pi root k upon m, these type of oscillations are called free oscillation। कैसे ऑसिलेशंस है? ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी, किसी की जरूरत नहीं, आप बस हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हो मोशन को स्टार्ट करने के लिए, फिर आपने उसको अपने पे छोड़ दिया, देन इट इज डूइंग द फ्री ऑसिलेशंस। ठीक, जितने भी एग्जांपल्स मैंने कहा, ट्यूनिंग फोक, उसको आप टेबल पे रखो और जो रबर वाला एंड रहता है उस पर आप मारते हो, तो वो फोक कैसा होती है? जम से होती है, राइट, दैट इज अ फ्री ऑसिलेशन। ठीक, सितार वायलिन, उसमें जो भी स्ट्रिंग से लगी रहती है उसमें आप हल्का सा जो पुश देते हैं बेस, तो वो ऑसिलेट करती है, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम, फ्री ऑसिलेशंस। ठीक, एज कंपैरिजन टू फ्री ऑसिलेशन, व्हाट इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड और अनडैम्प्ड को दिमाग से निकाल दो, खत्म हो गया काम उसका। ठीक, अब ये इसमें फ्री ऑसिलेशन डैम्प्ड होगा अनडैम्प्ड होगा वो बात की बात है, बट फ्री ऑसिलेशन क्या है? तो किसने कहा फ्री ऑसिलेशन डैम्प्ड हो सकता है? ठीक, बट वो निकाल दो। नाउ वी आर स्टडीइंग द सेपरेटली न्यू कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फोर्स्ड ऑसिलेशन? कौन बताए? फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या है? ये जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाए या टॉर्क एक्सटर्नल। ओके, गुड, वेरी गुड। एन एग्जांपल दीपेश? भैया जैसे स्ट्रिंग में बॉब बांधते हैं और फिर उसको घुमाते हैं तो उसमें अपन फोर्स भी लगाते हैं साथ में कंटिन्यूअसली। ओके, और ठीक है, और कुछ, और कोई एग्जांपल? भैया क्रेन से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करते हैं तब करते हैं। ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स? फोर्स्ड ऑसिलेशंस, एन एग्जांपल? अभी मैंने बताया था तुम्हें, swing is an example of forced oscillation. Swing is an example of maintained oscillation. नहीं, वही तो मैं कर रहा हूं, इसलिए तो फोर्स्ड ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तो, इसलिए मैं कर रहा हूं। सिर्फ फोर्स नहीं बेटा, पीरियोडिक फोर्स। समझो, आपने ट्यूनिंग फोक को रखा टेबल पे, उसके रबर वाले एंड पे मारा, ठीक, तो फोक वाइब्रेट होना चालू होगी, लेकिन आप देखोगे उसके साथ साथ टेबल भी वाइब्रेट होना चालू हो जाएगी। जिस टेबल पे आपने फोक को रखा है उसके अंदर भी क्या जाएंगे?
vibrations. That vibrations in the table are forced oscillations. वो कौन से? फोर्स. जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें स्ट्रिंग लगी है, तो स्ट्रिंग में जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो फ्री है, बट उसके कारण जो उसका साउंड बॉक्स है, उस साउंड बॉक्स में फ्री के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. वो कैसे ऑसिलेशंस है? फोर्स. क्योंकि साउंड बॉक्स में कॉन्टिन्यूअसली पीरियोडिक फोर्स जा रहा है. किसके कारण? स्ट्रिंग्स के ऑसिलेशंस के कारण. क्योंकि टेबल में कॉन्टिन्यूअसली पीरियोडिक फोर्स जा रहा है. किसके कारण? ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशंस के कारण. तो पहले तो चलो ठीक है कि टेबल अगर वाइब्रेट करेगी तो अपनी ओन फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 से करेगी पहले. लेकिन धीरे 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 ये म्यू 0 चेंज हो जाएगा म्यू में. मतलब जो आप पीरियोडिक फोर्स दे रहे हो, अब उसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना चालू कर देगी आपकी टेबल. तो जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की है, वही वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी? टेबल. इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है. क्या हो रहा है? फोर्स्ड ऑसिलेशंस में आप जो फ्री ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके साथ साथ उससे लगी हुई चीजों में और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो नहीं चाहते थे लेकिन हो रहे. हम टेबल को वाइब्रेट करना चाहते नहीं थे, लेकिन आपके ट्यूनिंग फोर्क के साथ साथ वो टेबल भी क्या हो रही है? वाइब्रेट. हमने तो सिर्फ स्ट्रिंग में म्यूजिक प्रोड्यूस किया था, लेकिन जो साउंड बॉक्स है वो पूरा का पूरा साउंड बॉक्स क्या हो रहा है? वाइब्रेट. तो इनिशियली जब टेबल और साउंड बॉक्स वाइब्रेट करना चालू करेंगे, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करेंगे. एकदम से वो फोर्स ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ लेंगे. पहले वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे अपनी अपनी म्यू 0. कुछ टाइम के बाद उनमें भी वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो फ्रीक्वेंसी उनकी है, जो उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे कि टेबल के केस में किसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी? ट्यूनिंग फोर्क की. साउंड बॉक्स के केस में किसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी? स्ट्रिंग्स की. तो यहां पे जो साउंड बॉक्स की या कह लो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है, या फिर जो आपकी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है, वो है म्यू. क्योंकि अब वो एज अ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वर्क कर रहा है. क्या वर्क कर रहा है? एज अ पीरियोडिक फोर्स. तो अब वो म्यू है. और जो इनिशियली टेबल की फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? म्यू 0. या जो इनिशियली साउंड बॉक्स की फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? म्यू 0. बिकॉज आप जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दे रहे हो, अब उसका इफेक्ट है उसके ऊपर, उस टेबल के ऊपर या फिर उस साउंड बॉक्स के ऊपर. तो अब वो टेबल और साउंड बॉक्स किसके इशारों पर नचेगी? ट्यूनिंग फोर्क के या स्ट्रिंग के. और हमने देखा होगा बाद में हम साउंड बॉक्स का यूज करते हैं म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए. वो जो साउंड बॉक्स लगा है, जो फोर्स ऑसिलेशन से क्या हो रहा है? बज रहा है, उसका हम यूज करते हैं गाना बजाने के लिए. वहां पे वर्क करता है रेजोनेंस. क्या वर्क करता है? रेजोनेंस. मतलब अगर फोर्स ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो तुम्हारी म्यू है, वो साउंड बॉक्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेल खा गई, इज इक्वल्स टू क्या हो गई? म्यू 0. तो साउंड बॉक्स वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से. कितने एम्पलीट्यूड से? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से. खतरनाक वाला बजेगा, और उसी को कहते हैं रेजोनेंस. हम लोग देखने देखा है, इसमें साउंड में होम थिएटर में वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का लगा रहता है. हम पता है उसमें क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं. क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी. जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है उसके अंदर, या जो साउंड वाइब्रेट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने मैच किया साउंड बॉक्स की फ्रीक्वेंसी से. और जैसे ही जाके म्यू इज इक्वल्स टू म्यू 0 हुआ, आपका वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम. बिकॉज अब साउंड बॉक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या कर रहा है? वाइब्रेट. दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस.
तो ये रेजोनेंस हर जगह है। एलसीआर सर्किट देखेंगे अपन अगली साल एसी में, उसमें एलसीआर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों लगा रहे। तो वहां पे अगर इंडक्टर का रेसिस्टेंस और जिसका कैपेसिटर का रेसिस्टेंस इक्वल हो जाए, उस केस में एलसीआर सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। कैसा करंट फ्लो होता है? मैक्सिमम। उस कंडीशन को वहां पे क्या कहते हैं? रेजोनेंस। यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है साउंड वर्ड्स का। कब? जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मेल खा गई? फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से। तो फिर वो क्या हो गया? रेजोनेंस। क्योंकि आपका साउंड वर्ड्स का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया? मैक्सिमम। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ? वही फ्री ऑसिलेशन से, वही आपकी टर्म से। बट हमने फ्री ऑसिलेशन से क्या प्रोड्यूस किए? फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या प्रोड्यूस किए? फोर्स्ड साउंड ट्रैक के। और फिर हमने फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या किया? सेम। तो क्या बन गया? रेजोनेंट ऑसिलेशन। समझ में आया? तो फ्री, फोर्स्ड, रेजोनेंस। फ्री ऑसिलेशंस अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से, फोर्स्ड दूसरे की फ्रीक्वेंसी से, जो आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी से। रेजोनेंस वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर उस साउंड वेव्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेल खा जाए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। उसको आप क्या कहोगे? रेजोनेंस। वो कंडीशन क्या कहलाती है? रेजोनेंस। और वैसे ऑसिलेशंस कैसे ऑसिलेशंस कहलाते हैं? रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ठीक, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है समझने का, बहुत सिंपल सा। ये देखो, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं देना नहीं चाह रहा था, बट ठीक। ए, बी, सी, डी। ए, सी, डी। यार इसमें हंसने का क्या है? हो जाता है, ठीक है। आप सिर्फ डी वाले जो आपका क्या है, ये तला हुआ है बॉब या इसको पेंडुलम मान लो, इसको क्या करो? यहां तक ले जाओ और छोड़ दो। ठीक, देखना ये चारों के चारों थ्रेड से 4 बॉब लटके हुए, बी वाले और डी वाले का बिल्कुल सेम है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक, सी वाला थोड़ा सा लंबा है और ए वाला थोड़ा सा छोटा है। ठीक, अगर आप सिर्फ डी को यहां तक ले जाके छोड़ोगे तो डी गलेगा सी में, सी मूव होना चालू या ऑसिलेट करना चालू, सी गलेगा डी में तो बी ऑसिलेट करना चालू, और बी गलेगा तो ए ऑसिलेट करना चालू। ठीक, एक टाइम के बाद बी और डी के बीच में होंगे रेजोनेंट ऑसिलेशंस। कैसे ऑसिलेशंस? जिस फ्रीक्वेंसी से डी मूव कर रहा था उसी फ्रीक्वेंसी से अब क्या मूव करने लगेगा? डी। तो बी और डी के बीच में क्या हो गए? रेजोनेंट। डी ने ऑलरेडी जो ऑसिलेशंस किए थे वो कैसे थे? फ्री। डी के ऑसिलेशंस कैसे थे? फ्री, क्योंकि आपने डी को हल्का सा फोर्स दिया, छोड़ दिया, तो डी के ऑसिलेशंस कैसे थे? फ्री। डी और डी के ऑसिलेशंस कैसे? रेजोनेंट। जो डी ने सी के ऑसिलेशंस दिए वो फोर्स। कैसे? फोर्स्ड, क्योंकि कभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मेल नहीं खा सकती क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन बी और डी की फ्रीक्वेंसी मेल खा सकती है, तो इनमें रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन सी और डी में रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो सी में जाने वाले जो ऑसिलेशन है वो फोर्स्ड है, या ए में जाने वाले ऑसिलेशन है वो फोर्स्ड है, लेकिन बी और डी के ऑसिलेशन कुछ टाइम के बाद रेजोनेंस। अब समझ में कि वाई डी इज अ फ्री ऑसिलेशन, सी इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, बी एंड डी आर रेजोनेंट ऑसिलेशंस, ए का भी फोर्स्ड। यहां चैप्टर खत्म। हाँ तो ठीक है ना, तो स्ट्रिंग तो बॉब मूव होना चालू हो जाएगा ना।
हाउ ये प्रैक्टिकल आपको एक्सपेरिमेंट है, आपको करवाया जाएगा। बंद होगी लैब तो 15 दिन के लिए हुए हैं, खोलेंगे 15 दिन बाद, आपको देखने मिलेंगे बॉब और। तो देखो बस जी कैसा भी जाता होता है, एक टाइम के बाद वो एक ही में उसमें मूव करने लगेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देंगे। इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब जिसकी एक ही होगी, जिसकी लेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एक ही ज्यादा होगी। अरे उससे एक मिनट, उससे देख लो ना, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 पाई रूट जी अपॉन एल, है ना, तो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एल जिसकी कम उसका ही ज्यादा, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करती नहीं है, और जी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, आ जाएगा। एम्पलीट्यूड डी और डी का ज्यादा होगा। नहीं एम्पलीट्यूड ठीक है, वी कैन टेक इट कांस्टेंट अभी, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट रिलेटिंग विद द एम्पलीट्यूड राइट, ठीक है। हाँ, बट बी और डी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा बिकॉज दे गेट द रेजोनेंस। बी और डी का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि किसमें आ गए दोनों के दोनों, रेजोनेंस। और कुछ देन हो गया क्लियर, क्या बताएं, तुमने हमें भेजा था कौन सा, ये ABCD वाला तुमने हमें भेजा था कब, व्हाट्सएप पे, भूलते तो नहीं हम, देख रहे चेक कर ले रहे, लिखो अब तक 9 जनवरी को दौरान लास्ट में से इससे रिजल्ट आ गए। अच्छा इंस्टा पे भेजा था, उसके पहले मौसम बहुत धोखा दे रहा है, सेंस तो कहीं दिख नहीं रहे बताओ। चलो गए, लिखो लिखो लिखो, फ्री ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस a system is said to be, a system is said to be executing free oscillations. A system is said to be executing free oscillations when, no, if it vibrates it vibrates with its own natural frequency without the help of any external periodic force, full stop. Mu 0 is equals to 1/2 pi root k upon m, 1/2 pi root k upon m. Examples. Oscillations
ऑफ अ ट्यूनिंग फोक। प्रॉन्स पहली बार सुना है वो? ओके, नहीं सुना होगा तो आज गूगल पे जाके देखना, राइट, यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्री और फोर्स्ड, उसमें वो है प्रैक्टिकल जिसमें वो ट्यूनिंग फोक रखता है उस पे टेबल पे और रबर पे हिट करता है, तो उसमें ऑसिलेशंस दिखते हैं फोक के। मैं पहले देख चुका क्योंकि बहुत मुश्किल से वेव का जो प्रैक्टिकल नेचर है वो देखने मिलता है, अदरवाइज ये इमेजनरी ही है पूरा, ठीक है। तो उसमें देखना प्रॉन्स ऑफ अ ट्यूनिंग फोक। नंबर 2, oscillations of the string of a sitar। सितार गिटार जो लिखना वो लिख लो। oscillations of the string of a sitar। नंबर 2, forced oscillations। forced oscillations, when the body oscillates with the help of an external, तुम भी नहीं लिख रहा ना, कहां लिख रहा है? with the help of an external periodic force with a frequency different from the natural frequency, of the body, comma, its oscillations are called forced oscillations. Its oscillations are called forced oscillations. हेडिंग डालिए रेजोनेंस। इसके एग्जाम्पल नहीं देखते। हाँ, इसका एग्जाम्पल, एक मिनट, एग्जाम्पल लिख लेंगे अभी, पहले वो लिख लो, पहले रेजोनेंस लिख लो या पहले एग्जाम्पल लिखना, क्या लिखना? हाँ, एग्जाम्पल लिखो, चलो। एग्जाम्पल नंबर 1, oscillations set up in the table, oscillations set up in the table when a vibrating tuning fork 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 is pressed against the top of the table, अरे वो
वो घंटा ध्यान आ गया एकदम से। वो देखो इतने जन से मारते हो तो वो एकदम से घन, इसका जो वाइब्रेशन रहता है वो इसमें एज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन वर्क करता है। और जब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पड़ेगा, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गई, म्यू और म्यू जीरो, तो सबसे तेज आवाज आएगी। क्या बात। चल नंबर 2, देखो दो टाइप की होती है। हम लोग के टाइम में तो वो भी थी 6 पीरियड, तो टन 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 टन, वैसे तुम लोग के टाइम पे भी? ओके, हम लोग के टाइम पे लेकिन विनय भैया बजाते थे, आजकल वो ऑफिस में बैठते हैं। विनय भैया को जानते हो तुम लोग? नंबर 2, तो वही जाते हैं, बस वो इलेक्ट्रिक वाले। अच्छा 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 अच्छा, इलेक्ट्रिक बेल पहले भी थी, बट वो न्यू बिल्डिंग में वहां तक सुनाई नहीं देती थी, तो वहां पे वो घंटे वाली। गाटर गाटर, ट्रेन का गाटर उसको, अच्छा घर का, ट्रेन के भी रहते ना, दो तो नहीं लटका दे। नंबर 2, साउंड बोर्ड ऑफ all stringed musical instruments, stringed जिनमें स्ट्रिंग होती है, stringed musical instruments like violin, sitar, etc. Violin, sitar, etc. फुल स्टॉप। अब डाल लीजिए रेजोनेंस 457। चलो कल लिख लेंगे।